स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज जो है साइंस का सेट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जहां और जो भी दोस्त पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। 257 डिग्री यानी यहाँ डिग्री सेल्सियस होगा। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। देखिए जल की भौतिक स्थिति क्या होगी 257 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो है क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जल का जमनांक होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब जो है एक लाइन खींचते हैं, इसमें जब 0 डिग्री सेल्सियस ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपको बॉइलिंग पॉइंट, इसे या क्वथनांक बिंदु। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट से इधर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कोई भी पानी ये गैस में बदल जाएगा, यानी कि पानी जो है जलवाष्प बदल जाएगा। जब 0 से 100 के बीच रहेगा तो ये पानी ही रहेगा, यानी कि ये द्रव अवस्था में रहेगा। जब 0 से नीचे जाएगा, अपने ये जमनांक बिंदु से नीचे जाएगा तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि पानी जो है बर्फ बदल जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। 257 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री से ऊपर गया है तो लगभग यहाँ होगा। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति कैसा होगा, तो ये गैसीय होगा, यानी कि जलवाष्प के रूप में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। है कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसमें जो है कभी कभी ऑप्शन में चेंज कर देता है, इसको केल्विन में भी मान दे देता है, फ़ारेनहाइट में भी मान देता है। तो इसी 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जो है ये 373 डिग्री केल्विन होता है, या ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक, और पानी का क्वथनांक बिंदु हो गया, पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हो गया जमनांक बिंदु। जमनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो है 273 केल्विन होता है। सॉरी, फ़ारेनहाइट में नहीं, केल्विन में होता है 273 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और रोमर में ये होता है 0 डिग्री रोमर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होगा। देखिए एक आपको याद होगा कि बैआनिह पी नाला यानी बैजानिह पी नाला। ठीक, तो बैजानिह पी नाला में बैगनी से जब हम लाल की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, सबसे अंतिम में लाल रंग होगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। ठीक, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा बैगनी का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु दाब क्या होता है। देखिए जब कोई चीज़ को हम संपृत करते हैं, संपृत करना मतलब होगा उसको दबाना, जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें दाब क्या होता है, उच्च दाब हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कि टिंडन प्रभाव प्रकार के नहीं, प्रकार नहीं, प्रकाश होगा। टिंडन प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। देखिए टिंडन प्रभाव क्या कहता है कि अगर कोई कोलाइडली विलयन से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का जो है प्रकीर्णन होता है। ठीक है, क्या होगा, प्रकीर्णन होता है। प्रभाव के बाद क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक है 1.5, तो प्रकाश की गति क्या है, तो उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या है। देखिए अपवर्तनांक होता है म्यू, तो अपवर्तनांक को म्यू से कहते हैं। म्यू का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ देखिए हमको अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि म्यू हमको दे दिया है, तो म्यू की जगह हम रखेंगे 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। और माध्यम में यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बटा में लिखेंगे माध्यम प्रकाश की चाल हमें निकालना है, जिसे हम x मान लेते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माध्यम यानी x बराबर निकल जाएगा हमको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है। देखिए धातु का ऑक्साइड एक होता है अधातु का ऑक्साइड। ठीक, धातु का ऑक्साइड जो होता है ये आमतौर पर होता है क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय,
और इसको देखिए याद कैसे करेंगे, देखिए अधातु में अ है और अम्लीय में भी अ है, तो क्या हो जाएगा, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड आमतौर पर क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, और अधातु का ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय होगा। ये अगला क्वेश्चन है कि अधातु का ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है यानी कि क्षारीय है। तो देखिए SO2 जो है ये भी अम्लीय है, NO2 भी अम्लीय है और SO3 भी अम्लीय है, क्योंकि ये सब जो है अधातु का ऑक्साइड है। ठीक, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। देखिए ए नंबर जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय नहीं है यानी ये क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, वह सब जानता है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो कि अन्य से भिन्न है। धात्विक ऑक्साइड बताएं जो कि अन्य से भिन्न है। देखिए CaO ये तो धात्विक ऑक्साइड ही है, MgO ये भी धात्विक ऑक्साइड और Na2 भी है। आप देखिए Al2O3 जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देख लीजिए एक दो और, Al2O3 हो ही गया। देखिए ZNO भी जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड ही है, और PbO2 ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है या है, ये तीनों को याद कर लीजिए तो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। आप देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हो जाएगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि दो कार्बन परमाणु के बीच तिहरा बंध होगा, जब तिहरा बंध होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी कह रहा है कि दो कार्बन परमाणु के बीच दोहरा बंध होगा, देखिए दोहरा बंध भी होगा तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, देखिए एकल बंध जब होगा तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, देखिए जिसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये ऑप्शन ए है कि CH2 जो स्टेबल ही नहीं है तो ये तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी है कि C2H6 का जो है देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। देखिए दो कार्बन है H6, तो ये 3 को H इधर हो गया और 3 को H इधर हो गया और H हो गया C2H6, इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं होगा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। देखिए ऑप्शन ए है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है मिथेन का फॉर्मूला, ठीक। देखिए C एक कार्बन होगा, इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, देखिए कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये सब जो है हो जाएगा आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच किसी में डबल बॉन्ड है और किसी में सिंगल बॉन्ड भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि C6H6 क्या है। देखिए C6H6 किसका फार्मूला आता है, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला आता है, तो बेंजीन का, ठीक। पूछेगा कि बेंजीन क्या है, तो बेंजीन जो है एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन क्या है कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो C6 क्या है, तो ये एक बेंजीन है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, तो पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, तो पौधे के सभी भागों में जो है फ्लोएम भोजन पहुंचता है। जब पत्ती द्वारा जो है भोजन तैयार हो जाता है तो ये पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के माध्यम से। और जाइलम जो है ये जड़ से जो है खनिज लवण और जल को ला करके पत्ती तक देता है। ये पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये जो है सरल अस्थायी उत्तक है। ये अगला प्रश्न है कि निम्न रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है, तो अनुवांशिकी विकार कौन है, तो ऑप्शन ए थैलेसीमिया ही अनुवांशिकी विकार है। एनीमिया जो होता है एनीमिया ये लोहे की कमी के कारण होता है, भोजन में जब लोहे की कमी हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कैंसर जो है कार्सोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है।
कार्सोजेनिक बैक्टीरिया का कारण होता है कैंसर। कैंसर पूछेगा किससे होगा तो कहेगा बैक्टीरिया से। तो इसमें डीप में पूछ देगा कि किस बैक्टीरिया से होता है तो बोलेंगे कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया से। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ऑप्शन ए है सफ़ेद रक्त कोशिका WBC। WBC जो है ये रोग प्रतिरोधक के रूप में काम करता है। रक्त प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट क्या होता है कि जब डेंगू लगता है तो इसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। देखिए लाल रक्त कोशिका यानी RBC जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन प्लाज्मा जो है ये जो है भोजन नाइट्रोजन कचरे को परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि। देखिए आर्द्रता कम होना मतलब हुआ कि H2O की कमी हो रहा है। वायुमंडल में जो है H2O की कमी हो रहा है, इसी कारण से आर्द्रता कम रहा है तो H2O की कमी होगा। यानी कि वायुमंडल में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो H2O की कमी हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन तो वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में, लेकिन हाइड्रोजन का कमी हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन के बारे में। देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे। बी है कि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। सी है कि ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे। डी है कि नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पहले क्या था कि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, लेकिन अब ये कम हो रहा है, इसी कारण से आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा है। कि NH4 NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा। देखिए प्रतिशत जब हम किसी का निकालते हैं तो सबसे पहले उसका द्रव्यमान निकाला जाता है। तो ये पूरे तत्व में इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, हाइड्रोजन 4 गो तो हो गया 4, और पुनः नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हो गया 14, और ऑक्सीजन 3 गो तो 16 48, ये 48 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 80, यानी कि टोटल का द्रव्यमान 80 आ गया। तो इसमें नाइट्रोजन हमसे पूछ रहा है तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14 यानी 28 है नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत होता है कि जिसको निकालना है प्रतिशत वो ऊपर रखा जाता है और टोटल को नीचे रखा जाता है और गुना 100 से कर देंगे तो हो गया प्रतिशत। ये जीरो कटेगा 4 से, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28 कट गया। 2 से ये कट जाएगा 5 बार में तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके 7 5 35, यानी कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है तो 35% है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। देखिए किसी भी तत्व का जो है परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उसमें जो है उसको कार्बन के साथ तुलना किया जाता है उसको परमाणु भार ज्ञात करने के, जो कि ऑप्शन नंबर पी में दिया हुआ है। ये जो है आज का अंतिम प्रश्न था। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तथा जो भी दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।